Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 5 of this series, that is radioactivity and ultrasonic waves. Okay. So in this lecture we have to discuss about the topic Doppler's effect. Okay. So ये सीरीज का हमारा ये 5th लेक्चर है जिसमें हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं डॉपलर्स इफेक्ट. ओके. सो इसमें क्या होगा, साउंड के ऊपर है. ओके. डॉपलर इफेक्ट दो तरह के रहते हैं, एक लाइट का भी रहता है और एक साउंड का भी रहता है. तो यहाँ पे हम बेसिकली साउंड पे स्टडी कर रहे हैं. सो डॉपलर्स इफेक्ट इन साउंड. ओके. यहाँ पे होगा. सो नाउ प्रोसीड टू अवर फर्स्ट स्लाइड. सो डॉपलर्स इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, देखो इसके लिए तीन चीज़ें ज़रूरी हुई. एक तो सोर्स होना चाहिए और एक ऑब्जर्वर होना चाहिए. ओके. दो चीज़ें मतलब ज़रूरी है. ओके. उसमें भी ऑब्जर्वर की नंबर्स कितने भी हो सकते हैं, 2 ऑब्जर्वर से होते, 3 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं. ओके. तो सोर्स और यहाँ पे जो ऑब्जर्वर रहेगा वो. ओके. सो यहाँ पे देखो क्या बताया कि जब कोई एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस कार, ओके, स्टैंडिंग नियर द हॉस्पिटल साउंडिंग इट्स सायरन विद सम फ्रीक्वेंसी. अगर कोई एम्बुलेंस है, अगर वो हॉस्पिटल के यहाँ खड़ी है और वहाँ पे वो अगर उसका सायरन उसने स्टार्ट कर दिया तो उसका आवाज़ आपने सुना होगा, एम्बुलेंस का आवाज़ कितना बड़ा आता है. ओके. तो वो कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ ही वो आवाज करती है. ओके. एम्बुलेंस देखो यहाँ पे दिया है. ओके. ये जो लाइन्स ऐसे दिखा रही है ना, ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसी की दिखा रही है कि फ्रीक्वेंसी कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, ऐसा. ओके. लाइन जहाँ पे क्लोज है, ओके, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी कभी भी ज़्यादा रहती है. जहाँ पे दूर दूर है वहाँ पे क्या होगा, वेवलेंथ ज़्यादा है लेकिन फ्रीक्वेंसी कम हो गई. ओके. नेक्स्ट क्या है, देखो कि अभी यहाँ पे ना कुछ केसेस कंसीडर किए कि यहाँ पे केसेस क्या क्या हो सकते हैं. मतलब कहीं ऑब्जर्वर चल सकता है, कहीं पे सोर्स चल सकता है, कहीं पे दोनों भी रुके हुए हैं, ऐसा. ओके. तो पहले में तो हमने यहाँ पे बताया कि दोनों रुके हुए हैं. ओके. अभी तो लेकिन केस 1 में क्या होगा, देखो, इफ़ यू मीन्स ऑब्जर्वर, मतलब हम जो है वो ऑब्जर्वर है वहाँ पे. ओके. हॉस्पिटल के साइड में खड़े हुए. ओके. नियर द हॉस्पिटल के पास में ही खड़े. एंड यू विल हियर सेम फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सायरन. ओके. तो अभी क्या हुआ, हम स्टैंडिंग पोजीशन पे और हमें कुछ वो जो हॉस्पिटल के यहाँ पे जो एम्बुलेंस है वो भी रुकी हुई है. ओके. हम दोनों भी रुके हुए हैं. तो जो हमें आवाज़ आएगी, ओके, उसके सायरन की, वो एक्चुअली क्या होगी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ सायरन होगी. उसको एक्चुअल फ्रीक्वेंसी बोला जाएगा. ओके. अभी क्या है, अभी ये फर्स्ट केस में क्या हुआ, दोनों भी यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन में, मतलब जो ऑब्जर्वर भी है और जो हमारा सोर्स है, सोर्स ऑफ साउंड कौन है, एम्बुलेंस है. एम्बुलेंस का जो सायरन है वो हमारा सोर्स है. तो वो भी एक ही जगह पे रुका हुआ है और हम भी एक जगह पे रुके हुए हैं. और वो उस टाइम पे जो हमें फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी की जो मिल रही है हमें, ओके, साउंड फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है एक्चुअली एक्चुअल फ्रीक्वेंसी. ओके. अब केस 2 में देखो क्या है, इफ़ यू आर कमिंग ऑन दी मोटरसाइकिल टुवर्ड्स द हॉस्पिटल यू विल हियर मोर फ्रीक्वेंसी देन एक्चुअल. अभी हमने क्या किया, हम रुके हुए थे, अभी हमने क्या किया, मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दिया. ओके. मोटरसाइकिल में बैठ गए, मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दिया और अभी हम हॉस्पिटल के पास में जा रहे हैं. तो हॉस्पिटल के अगर पास में जा रहे हैं तो हमें क्या होगा, आवाज़ बहुत बड़ी बड़ी आएगी. ओके. सुनने में, अरे बड़ी आवाज़ क्यों सुनाई दे रही. ओके. ज़्यादा आवाज़ आएगा, आपको सुनाई देगा. क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ गई अभी. ओके. यू विल हियर मोर फ्रीक्वेंसी देन एक्चुअल, मतलब एक्चुअल जो फ्रीक्वेंसी थी उससे ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी. ओके. इसी फ्रीक्वेंसी को क्या बोले, एपरेंट फ्रीक्वेंसी बोला जाता है. ओके. तो ये मतलब ये अलग फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल से अलग होगी तो एपरेंट होती है. ओके. तो ये फ्रीक्वेंसी की आवाज़ हमें बहुत ज़्यादा आएगी, ऐसा हो जाएगा. ओके. अभी क्या है, केस 3 देखते हैं. ओके. तीसरे केस में क्या होने वाला है, देखो, पहले केस में क्या था कि दोनों भी रुके हुए थे. दूसरे केस में क्या हुआ, हम जो थे, जो ऑब्जर्वर, वो उस सोर्स के पास जा रहे थे. अब तीसरे केस में क्या है, इफ़ यू आर गोइंग ऑन मोटरसाइकिल अवे फ्रॉम द हॉस्पिटल यू विल हियर लेस फ्रीक्वेंसी देन एक्चुअल. अभी तीसरे केस में क्या हो गया कि हम जो है गाड़ी पे बैठे हुए, ओके, हम निकल तो गए हॉस्पिटल के पास से. ओके. लेकिन अब जा रहे अभी बहुत दूर पहुंच गए. ओके. जैसे जैसे हम दूर दूर जा रहे हैं वैसे वैसे क्या होगा, आवाज़ कम कम होती जाएगी. और आवाज़ कम क्यों होगी, इसका रीज़न क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी थी साउंड की, वो हमारी तरफ आने वाली जो फ्रीक्वेंसी थी वो कम 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 होते जाएगी. ओके. जैसे जैसे कम होते जाएगी वैसे वैसे क्या होते जाएगा, मतलब जब भी ये जो एम्बुलेंस यहाँ पे दिखाई गई है, ये जब भी इस ऑब्जर्वर के पास होगी तभी ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी. लेकिन ये जैसे जैसे दूर जा रही है तो देखो वेवलेंथ बढ़ रही है और फ्रीक्वेंसी कम कम होती जा रही है. ओके. ऐसा. तो यही है डॉपलर्स इफेक्ट एक्चुअल में, कि जैसे जैसे सोर्स हमारे पास में आएगा
फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। अभी फ्रीक्वेंसी देखो बढ़ना मतलब कैसा, देखो यहाँ पे वेव दिखाई गई है फ्रीक्वेंसी की, मतलब जितने साइकिल ज़्यादा रहेंगे उतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। अगर ये मैं वेव बनाऊँ कोई किसी भी चीज़ की, तो ये देखो ये इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और अगर ऐसी वेव बनाओ यहाँ पे क्या फ्रीक्वेंसी कम है। फ्रीक्वेंसी कम का मतलब क्या है कि यहाँ पे साइकिल्स देखो कितने, वेव जो कंप्लीट एक साइकिल कंप्लीट कर रही है वो सिर्फ इतना ही है। देखो ये एक साइकिल हो गया कंप्लीट, इसका देखो कितना हो रहा है उतने ही डिस्टेंस में। अगर इसका देखो तो कितने, देखो 1 2 3 4 5, ऐसे 5 उसमें वेव्स कंप्लीट हो रहे हैं। ओके, तो इसलिए वहाँ पे क्या बोला जाता है, वो 5 साइकिल कंप्लीट कर दिया, इसलिए वहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। जितने ज़्यादा साइकिल्स वो कंप्लीट कर देगा उतनी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ओके, और साउंड में कैसा होता है कि जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हमें साउंड भी उतना बड़ा सुनाई देगा। ओके, क्योंकि फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा है ना, इसलिए। और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की वजह से वो हमारे तक जल्दी अप्रोच कर देगा। ओके, हाई फ्रीक्वेंसी वेव रहती है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखो डॉपलर इफेक्ट का जो प्रिंसिपल है वो हम देखते हैं। देखो क्या यहाँ पे पूछा गया है, देखो पहले ये इमेज समझ लो, ठीक है ना। ये इमेज जो दी है ना, ये इसमें क्या है, देखो कार आ रही है दूर से, जैसे जैसे दूर वो पास में आ रही है, उसकी जो वेव है ना वो ऐसे ऐसे बनती जा रही है, पास में बनती जा रही है। पहले स्टार्टिंग में ऐसा है दूर दूर, लेकिन बाद में पास हो रही है। और जैसे जैसे दूर जा रही है ना, अभी दूर जाने के बाद भी वेव का देखो बढ़ते जा रहा है, उसका ये वेवलेंथ बढ़ते जा रहा है, वेवलेंथ बढ़ रहा है और फ्रीक्वेंसी कम कम होते जा रही है, ऐसा। तो ये चीज़ है, मतलब क्या है, पास में आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, ये चीज़ है। ये हमें कार का एग्जांपल लिया है, कोई भी और एग्जांपल ले सकते हो। तो ये क्या बोलता है, देखो डॉपलर इफेक्ट। ओके, इससे क्या, इसका प्रिंसिपल देखो क्या है। इट स्टेट्स दैट, ओके, इसने जो स्टेटमेंट दिया है उसके लिए, इट स्टेट्स दैट देयर इज एपरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी मीन्स पिच। ओके, जो साउंड में होता है पिच बोला जाता है। ओके, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी में एक एपरेंट चेंज आ रहा है, मतलब एक अलग से चेंज आ रहा है ऑफ ए नोट। ओके, नोट भी एक ये साउंड में ही यूज़ किया जाता है, ऐसा पिच साउंड नोट वगैरह। तो ये सायरन की वजह से आ रहा है। ओके, तो सायरन की वजह से जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो रही है, ओके, उसमें कुछ तो चेंजेस आ रहा है बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द सोर्स ऑफ साउंड। बिकॉज क्या हो रहा है कि वहाँ पे एक तो ऑब्जर्वर मूव कर रहा होगा या फिर जो सोर्स है साउंड का, ओके, वो मूव कर रहा है। ये दोनों अलग अलग डिस्टेंस में है, अलग अलग मूव कर रहे हैं, उसके वजह से जो चेंज होने वाला है, ओके, इसमें जो हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी, ओके, सो ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी उस फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंज दिखाई देगा। ओके, उस फ्रीक्वेंसी को उसी चीज़ को क्या बोला जाता है, ये जो इफेक्ट बन रहा है, ओके, इसी को बोला जाता है डॉपलर इफेक्ट। ओके, डॉपलर इफेक्ट इसी चीज़ को बोला जाता है कि जिसमें क्या हो जाता है कि हम कंसिडर करें अगर 2 ऑब्जर्वर है यहाँ पे, एक ये ऑब्जर्वर है, एक बी ऑब्जर्वर है। तो पहले केस में अगर जा रहा है दूसरी जगह पे और इसके पास है सायरन, ओके, ऊपर के साइड अगर मैंने यहाँ पे एक सायरन जैसा क्रिएट कर दिया यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे ऐसी वेव्स बनती जाएगी। लेकिन ये दूर उसके पास में जा रहा है, इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा, जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। और दूर अगर जा रहा है ये, अगर हम वैसे करें ये अगर दूर जा रहा है तो फिर वैसे ही होगा, बढ़ते जाएगा। ओके, ऐसा चीज़ है। तो ये जो दोनों के भी जो रिलेटिव मोशन है, दोनों के बीच में जो मोशन हो रही है, मतलब एक ऑब्जर्वर भले ही स्टैंडिंग में है तो फिर दूसरा जा रहा है दूर, ओके, अभी एक स्टैंडिंग में है और दूसरा पास में आ रहा है, ओके, या फिर दोनों के दोनों भी एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, या फिर दोनों के दोनों भी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो ऐसी जो केसेस है जिसकी वजह से ये चीज़ हो रही है, ओके, इसी जो इफेक्ट बन रहा है, ओके, ये इसमें जो एपरेंट चेंज जो हो रहा है, ओके, फ्रीक्वेंसी में, उसी को क्या बोला जाता है डॉपलर इफेक्ट। ओके, ये चीज़ है डॉपलर इफेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे ऑब्जर्वर यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन में, वो बिल्कुल नहीं हिल रहा है। बट ये जो कार आ रही है, ओके, यहाँ पे ये कार कैसे आ रही है, यहाँ से आ रही है। तो यहाँ पे जब भी स्टार्टिंग में है तो उसका वेव्स तो बड़ा है, लेकिन जैसे जैसे पास में जा रहा है ना वो, वैसे वैसे क्या हो रहा है, देखो उसकी वेव्स देखो पास पास में आ रहे हैं, एकदम पास में आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है वहाँ पे। ओके, साइकिल्स बहुत ज़्यादा साइकिल्स वो कम इसमें कर रहा है, तो इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। मतलब क्या, वो जितना क्लोज आते जाएगा उतना इसको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सुनाई देगा। ओके, और जैसा जैसा दूर जाएगा उसका फ्रीक्वेंसी कम 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 होते जाएगा। ये आपका रियल लाइफ एग्जांपल है, आप देखते ही होंगे कोई भी कार बाइक रिक्शा कुछ भी आपके बाजू से जाता है, उसका खुद का एक साउंड रहता है, और जैसे ही वो दूर चला जाता है साउंड कम 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 होते जाता है। आप ट्रेन का एग्जाम्पल भी ले सकते हो। ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पे जब ट्रेन आती है तो ट्रेन का देखो कैसा है, जब भी वो तो वहाँ से साउंड करती है, लेकिन क्या होता है जब वो पास में आती है ना, तभी वो एक्चुअल में
कैसा होता है, अगर वहाँ पे पास में आने के बाद उसने अगर साउंड किया तो वो ज़्यादा सुनाई देता है, दूर से इतना नहीं सुनाई देता। ओके, वो चीज़ रहती है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी क्या है, यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, ओके, जो एक एग्जांपल के दौर पे दिया गया है। तो क्या बोला है देखो, देर इज़ नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ओके, फ्रीक्वेंसी या फिर पिच बोला जाता है, ओके, ऑफ सायरन, सायरन के लिए। तो यहाँ पे ना किसी भी तरह का चेंज नहीं है फ्रीक्वेंसी, जो सायरन की फ्रीक्वेंसी है वो, बिकॉज ऑफ जीरो रिलेटिव मोशन बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द सोर्स ऑफ साउंड। अब रिलेटिव मोशन मतलब क्या है, दोनों के बीच में जो कुछ चेंज हुआ मोशन का, दोनों ने मूव करने की वजह से, पोजीशन चेंज करने की वजह से जो कुछ चेंज हुआ उसी को रिलेटिव मोशन बोलते हैं। तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन कंप्लीट जीरो है, ओके, कंप्लीट जीरो रिलेटिव मोशन होने की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी है सायरन की, ओके, उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं है, मतलब वो भी जीरो है कंप्लीट, ओके। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों के दोनों स्टैंडिंग पोजीशन पे, एक जगह से हिल नहीं रहे, एक रुके हुए एक जगह पे, और एक जगह पे रुकने की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी में एक चेंज कुछ नहीं आ रहा है, कुछ चेंज ही नहीं आ रहा है फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे, ओके। सो सिंस ऑब्जर्वर 1 एंड ऑब्जर्वर 2 सोर्स ऑफ साउंड ऑल आर स्टेशनरी। तो यहाँ पे देखो एक फर्स्ट ऑब्जर्वर यहाँ पे कंसिडर किया, उसका यहाँ पे देखो ईयर बनाया हुआ है, ओके, मतलब कान है उसका दिखाया था अभी खाली, क्योंकि हम साउंड पे स्टडी कर रहे हैं तो हमें बाकी की पूरी बॉडी की ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ कान भी मिलेगा तो ठीक है, ओके। यहाँ पे मतलब डायग्राम में दिखाने के लिए हमें पूरा डायग्राम ऐसा बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे इतना स्मॉल ही बनाएंगे तो भी समझ जाएगा। और यहाँ पे देखो ऑब्जर्वर 2 है, उसका यहाँ पे ईयर है, ओके। तो दोनों यहाँ पे बीच में एक ये है, और दोनों का डिस्टेंस देखो क्या है, सोर्स से जो कुछ डिस्टेंस, ऑब्जर्वर 2 का जो डिस्टेंस है उतना ही ऑब्जर्वर 1 का भी डिस्टेंस है, दोनों सेम डिस्टेंस पे है। और क्या हो रहा है, सोर्स अभी क्या कर रहा है, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर रहा है। अभी क्या होगा, जैसे वो साउंड करेगा, सायरन उसका साउंड करेगा, तो क्या होगा, वहाँ पे सोर्स का वेलोसिटी भी दिया हुआ है, वी एस मतलब सोर्स का वेलोसिटी है, वो एक्चुअल में जीरो दिया गया है। जीरो क्यों दिया गया, क्योंकि वो भी स्टैंडिंग पोजीशन पे, जो ऑब्जर्वर 1 और ऑब्जर्वर 2 है वो भी स्टैंडिंग पोजीशन में, कहीं ट्रैवल नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। तो इसलिए क्या होगा, देखो यहाँ पे साउंड ऐसे ऐसे निकलते जाता है, धीरे धीरे, और ये देखो लाइंस ना जैसे जैसे दूर जा रही है वैसे क्लोज होते जा रही है। तो क्लोज क्यों दिखाया गया है, इसका मतलब क्या है कि ऑब्जर्वर के पास में जब ये जाता है तभी उसका क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, ओके। यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, जैसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब ज़्यादा साउंड मिलता है, ओके, यहाँ पे तो वो चीज़ होगी। तो ये होगा। और देखो क्या बोला है कि ऑल द वेव फ्रंट्स आर ट्रैवलिंग विथ इक्वल स्पीड। तो ये जो वेव फ्रंट जो ट्रैवल कर रहे हैं वो इक्वल स्पीड से वो ट्रैवल करते जाएंगे, ओके, ट्रैवल करेंगे, क्योंकि ये क्या होगा, बाहर बाहर जाते रहेंगे, ऐसा दूर 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 जाते रहेंगे ऐसा, और इक्वल स्पीड से वो ट्रैवल कर रहे हैं। थस क्या बोला जाता है कि जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वर है, मतलब ऑब्जर्वर को जो मोशन होने की वजह से या फिर कुछ चेंज होने की वजह से जो फ्रीक्वेंसी मिलती है साउंड की, ओके, दूसरे जो सोर्स से, ओके, उसी को एपरेंट फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। तो ये केस में क्या होगा कि जो दोनों भी स्टेशनरी है, जो एक दूसरा भी हिल नहीं रहा एक जगह से, तो यहाँ पे जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, ट्रू फ्रीक्वेंसी, ऐसा हो जाएगा, ओके। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो मिल रही है वो ट्रू फ्रीक्वेंसी रहेगी, ट्रू फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, मतलब जब सब स्टैंडिंग में रहेंगे वो टाइम पे जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी रहेगी, या फिर उसको ट्रू फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, ओके। तो ये समझ गए होंगे, यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ये एक्चुअली साउंड अफेक्ट करता है, ओके, जैसे जैसे हमारा मोशन होता है वैसे। तो अभी और एक एग्जांपल लेंगे जिसमें हम ना एक्चुअली मूव करेंगे इसको, ठीक है ना। सो नेक्स्ट देखो एक और फिगर दिया है यहाँ पे। तो देखो इसमें क्या इसमें बताया गया है कि द एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ओके, पिच ऑफ ए सायरन नोट बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। तो जो ये जो बता रहा है देखो, यहाँ पे एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एक्चुअली प्रोड्यूस हो गया है, ओके। लास्ट फिगर में नहीं था, लेकिन ये फिगर में एक्चुअली हमें चेंज यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते, ओके, फ्रीक्वेंसी में चेंज हमें मिलेगा, ओके। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव मोशन भी है, लास्ट फिगर में रिलेटिव मोशन नहीं था, वो सब स्टैंडिंग में ही थे, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोर्स मूव कर रहा है एक्चुअल में, हियर सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर 2। तो ऑब्जर्वर 2 जो है, ओके, यहाँ पे देखो ऑब्जर्वर 1 का ईयर बनाया गया, यहाँ पे ऑब्जर्वर 2 का ईयर बनाया गया, दोनों का भी सोर्स से डिस्टेंस पहले सेम था, लेकिन अभी क्या हो गया, अभी जो हमारा सोर्स है, ओके, वो एक्चुअली मूव कर रहा है ऑब्जर्वर 2 की तरफ,
टू की तरफ मूव कर रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो गया। अभी ऑब्जर्वर वन का द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर वन एंड सोर्स, ये डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, ये डिस्टेंस अभी ज़्यादा है और ये डिस्टेंस कम कम होते जा रहा है, ऐसा। ओके, तो ऑब्जर्वर टू से सोर्स तक का डिस्टेंस जो है वो एक्चुअली अभी कम कम होते जा रहा है। तो जैसे जैसे कम डिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा, उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएगा। मतलब जो ऑब्जर्वर टू के लिए जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है एपरेंट फ्रीक्वेंसी, वो एक्चुअली क्या हो जाएगी, कम कम होती जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। ओके, फ्रीक्वेंसी, और जो एफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर वन के लिए रहेगी वो फ्रीक्वेंसी एक्चुअली कम होती जाएगी, क्योंकि वहाँ से सोर्स दूर दूर जा रहा है उससे। ओके, वो चीज़ होगी यहाँ पे। देखो, हियर सोर्स मीन्स मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर टू एंड मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर वन। ओके, हियर बोथ द ऑब्जर्वर्स आर स्टेशनरी। ऑब्जर्वर्स को दोनों को भी स्टेशनरी रखा हुआ है, बट सोर्स यहाँ पे मूव कर रहा है, सोर्स मूव कर रहा है, इसलिए डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया तो क्या हो गया, वहाँ पे चेंज हो गया। ओके, हियर एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वर इज नॉट इक्वल टू ट्रू फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है ऑब्जर्वर की वो एक्चुअली ट्रू फ्रीक्वेंसी के इक्वल नहीं है। ओके, ये चीज़ बोला गया। मतलब जो हमारी पहले जैसे कहा था ट्रू फ्रीक्वेंसी थी, मतलब वहाँ पे सब स्टैंडिंग थे, इसलिए यहाँ पे क्या स्टैंडिंग नहीं है, रिलेटिव मोशन हो रहा है बीच में, तो इसलिए जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी रहेंगी वो ट्रू फ्रीक्वेंसी से कुछ अलग आएगी। ओके, उसका आंसर सेम नहीं आ सकता, अभी जो पहले जो फ्रीक्वेंसी थी उस फ्रीक्वेंसी की तरह ही इक्वल नहीं आ सकता। ओके, वो चीज़ होगी। नेक्स्ट देखते हैं। Thus, apparent frequency for observer 1 is less than actual and apparent frequency for observer 2 is more than actual. Okay, तो apparent frequency जो 1 के लिए वो actual frequency जो थी उससे कम रहेगी, लेकिन apparent frequency जो observer 2 के लिए वो ज़्यादा रहेगी, क्योंकि उसके पास में आ रहे हैं ना सोर्स, इसलिए source itself is moving towards the observer 2. Okay, that is wavefronts are reaching towards the observer 2 with more speed, that is wavefronts get compressed. इसलिए क्या होता है, ज़्यादा स्पीड से वेवफ्रंट वहाँ पे पहुँच रही है, इससे वेवफ्रंट क्या कॉम्प्रेस हो रहे हैं, कॉम्प्रेस होने की वजह से उधर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, देखो v यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड कंसिडर किया है और vs जो है वो वेलोसिटी ऑफ सोर्स कंसिडर किया है। ओके, और जो n है वो क्या है, इक्वल टू ट्रू और रियल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड। ओके, और जो एन डैश लिखा हुआ है, एन प्राइम भी बोलते हैं एन डैश। ओके, इसको एपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड ओके बाय ऑब्जर्वर, मतलब ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा उस फ्रीक्वेंसी को एपरेंट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो अभी हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि हमारे पास सिर्फ एक सोर्स है और एक ऑब्जर्वर है बस। ओके, दो ऑब्जर्वर्स नहीं कंसिडर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ऑब्जर्वर जो हम कंसिडर कर रहे हैं वी ओ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर्स मोशन, तो ये ऑब्जर्वर कौन सा होगा, ऑब्जर्वर 2 रहेगा। ओके, द जनरल फॉर्मूला फॉर अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय, तो क्या होगा, एन प्राइम इज इक्वल टू ओके एन वी माइनस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस। ओके, ये चीज़ रहेगी। एन प्राइम इक्वल टू एन डैश। ओके, एन डैश या फिर अपरेंट फ्रीक्वेंसी रहेगी, इसमें क्या होगा, पहले ट्रू फ्रीक्वेंसी आएगी मल्टीप्लाई बाय वी माइनस वी नॉट। वी क्या है, हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड है, और वी नॉट मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर्स मोशन है, डिवाइड बाय वी माइनस वी एस। ओके, यहाँ पे तो ये इस केस में तो हमने देखा क्या कि ऑब्जर्वर और सोर्स तो दोनों रुके हुए, तो ये फ्रीक्वेंसी तो कैंसिल ही हो जाएगी दोनों। तो क्या बनेगा, सिर्फ यहाँ पे वी अपॉन वी, तो ये 1 हो जाएगा और एन प्राइम इक्वल टू एन हो जाएगा। ये हम आगे देखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट अजम्पशंस। तो यहाँ पे कुछ अजम्पशंस भी किए, क्या बताया, देखो डायरेक्शन ऑफ साउंड इज कंसीडर फ्रॉम द सोर्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, मतलब डायरेक्शन जो है साउंड का वो कैसे कंसीडर करेंगे, सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है। ओके, इस तरह से कंसीडर करेंगे। अगर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव रखेंगे, और ऑब्जर्वर अगर सोर्स रुका हुआ है और ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि निगेटिव, वो निगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है। द वेलोसिटी विच इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड इज़ टेकन पॉजिटिव, और जो वेलोसिटी हम साउंड की डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे, मतलब अगर कंसीडर करो कि ये सोर्स है, ओके, ये यहाँ पे मूव कर रहा है, और जो ऑब्जर्वर है यहाँ पे वो भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जर्वर की वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। बट अगर ऑब्जर्वर अगर उसके पास में मूव कर रहा है तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी यहाँ पे निगेटिव रखेंगे हम। ओके, एंड विच इज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द साउंड इज टेकन नेगेटिव, ये बताया हमने। केस 1 देखते हैं अभी। पहला जो केस है इसमें वो क्या है, देखो अगर साउंड है, इफ साउंड सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ आर स्टेशनरी देन पुट वी एस इक्वल टू 0। अगर जो हमारा साउंड का सोर्स है वो रुका हुआ है
एंड जो हमारा ऑब्जर्वर है वो भी रुका हुआ है, तो वी एस भी यहाँ पे जीरो है और वो भी यहाँ पे जीरो रहेगा। दोनों अगर जीरो होने से वजह से ये जीरो जीरो देखो ऐसा आ जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा उसमें एन वी अपॉन एन वी आएगा, तो वी कैंसिल हो जाएगा, फिर एन प्राइम अपॉन एन प्राइम इक्वल टू एन आ जाएगा, ये रिलेशन मिल जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी, ओके, एपरेंट फ्रीक्वेंसी विच इज़ हर्ड बाय द ऑब्जर्वर इज इक्वल टू ट्रू फ्रीक्वेंसी, ओके, ये चीज़ होगी। ये केस 1 मिला है अभी हमें। नेक्स्ट हम देखेंगे केस 2। केस 2 में क्या होगा, इफ़ साउंड सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, अभी वही मैंने जो बताया ना, वो ये अगर हमारा साउंड सोर्स है, ये अगर ऑब्जर्वर की तरफ अगर मूव कर रहा है, ओके, एंड ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी, तो ऑब्जर्वर यहाँ पे रुका हुआ है। देखो यहाँ पे मैं ऑब्जर्वर बनाता हूँ, ये ऑब्जर्वर होगा, ओके, हमारा रुका हुआ इसके तरफ जा रहा है, इसके तरफ जा रहा है। इसका मतलब जो सोर्स का जो वेलोसिटी है वो तो हम वहाँ पे पॉजिटिव रखेंगे, ओके, और लेकिन ये ऑब्जर्वर है वो तो स्टेशनरी है, स्टेशनरी मतलब एक जगह पे रुका हुआ है, इसलिए उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो वी एस यहाँ पे पॉजिटिव है, वी ओ यहाँ पे जीरो रखेंगे। तो वही जो फॉर्मूला था हमारे पास, तो कैसे बनेगा, वी माइनस जीरो वी माइनस वी एस, ओके, ऐसा बन जाएगा। ये पॉजिटिव होने की वजह से ये ऐसा रहेगा, वी माइनस वी एस ही रहेगा। और अभी क्या होगा, एन वी अपॉन वी माइनस वी एस, ओके, ये फॉर्मूला आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं केस 3। देखो क्या है, साउंड सोर्स इज साउंड स्टेशनरी, ओके, यहाँ भी क्या है, सोर्स का जो साउंड है वो स्टेशनरी है, एंड ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स, ऑब्जर्वर मूव इसके पास में आ रहा है, मतलब यही चीज़ जो पहले देखी वैसे ही, तो ये रुका हुआ है, और जो ऑब्जर्वर है यहाँ पे वो एक्चुअली इसके पास में आ रहा है। तो अभी क्या हो गया, ऑब्जर्वर अपोजिट डायरेक्शन, मतलब वो सोर्स की तरफ जा रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, वी ओ जो है वो निगेटिव आ जाएगा, जो वी ओ है वो निगेटिव आएगा, ओके, और जो वी एस है वो ज़ीरो आ जाएगा। अभी देखो क्या है, फिर फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे वी जो वी एस है वो तो ज़ीरो है हमारा, ओके, वो चीज़ है, तो वी एस ज़ीरो है, तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे एन प्राइम इक्वल टू एन इंटू वी माइनस ऑफ माइनस वी नॉट, ओके, इक्वल टू, और डिवाइड में क्या आएगा, वी माइनस ज़ीरो, ओके, तो क्या हो जाएगा, ये v प्लस वी नॉट आ जाएगा ऊपर, डिवाइड में v, ओके, ये फॉर्मूला बन जाएगा। एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज मोर देन ट्रू फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे एपरेंट फ्रीक्वेंसी है वो ट्रू फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा रहेगी। केस 4 में क्या होगा, इफ साउंड सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम दिस ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी, देन पुट वी एस इक्वल टू, तो अभी क्या होगा, साउंड सोर्स है वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, मतलब ऑब्जर्वर अगर हम ऐसा करें, यहाँ पे ओ है, ओके, ये ऑब्जर्वर है, सोर्स यहाँ पे है, और ये क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, इससे दूर जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो अपोजिट इसमें जा रहा है, तो वी एस यहाँ पे निगेटिव रखना चाहिए, और वी ओ यहाँ पे जीरो ही रहेगा, वो स्टेशनरी है। तो क्या होगा, एन प्राइम इक्वल टू एन माइनस एन इंटू वी माइनस जीरो डिवाइड बाई वी माइनस वी प्लस वी एस, तो ये क्या होगा, एन प्राइम इक्वल टू एन वी अपॉन वी प्लस वी एस। एपरेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या होगा, इज लेस दैन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ओके, लेस क्यों होगी, क्योंकि नीचे की जो वैल्यू है उसमें एडिशन का साइन है, इसलिए क्या वो बढ़ेगी, वो बढ़ने की वजह से यहाँ पे वैल्यू हमें छोटी मिलेगी, ओके, ज़्यादा नहीं मिलेगी, मैग्नीट्यूड में कम होगी। केस 5 क्या होगी, इफ साउंड सोर्स इज स्टेशनरी, अभी क्या है, साउंड का जो सोर्स है वो स्टेशनरी है, वो एक जगह पे रुका हुआ है, और ऑब्जर्वर यहाँ पे मूव कर रहा है, ओके, इसका उल्टा, जो पहले जो कंडीशन कंसिडर की उसका उल्टा है, ओके, सोर्स, देन पुट वी एस, क्या होगा यहाँ पे, वी एस तो जीरो ही रहेगा, वो रुका हुआ है, लेकिन वी ओ जो है वो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि वो साउंड के डायरेक्शन में जा रहा है। साउंड का डायरेक्शन हमने कभी ऐसे कंसिडर किया हुआ है कि वो सोर्स से इसके इसमें, ओके, सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ, इसलिए क्या होगा, ऑब्जर्वर अगर सोर्स से दूर जा रहा है तो पॉजिटिव रहेगा। सो एन प्राइम क्या होगा, इज इक्वल टू एन इंटू वी माइनस वी नॉट डिवाइड बाई वी माइनस जीरो, ओके, तो इसलिए कैसा बनेगा, एन प्राइम इक्वल टू एन वी माइनस वी नॉट, तो ये क्या होगा, हमें एक्चुअली ये भी लेस वैल्यू मिलेगी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज लेस दैन दी ट्रू फ्रीक्वेंसी, ओके, क्योंकि ऊपर निगेटिव साइन होने की वजह से वो वैल्यू कम हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं केस 6, देखो क्या है, इफ साउंड सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर देन पुट, ओके, तो अभी क्या हो रहा है, साउंड सोर्स जा रहा है इसके पास, ओके, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, ये इसके पास जा रहा है
और दूसरा भी इसके पास जा रहा है, तो क्या होगा, लेकिन हमारा जो ऑब्जर्वर है ना वो तो निगेटिव आएगा ये से ऐसे केस में, लेकिन सोर्स है वो पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे क्या वी एस पॉजिटिव है, वी जीरो है वो निगेटिव है, तो क्या करेंगे एन प्राइम इक्वल टू एन इंटू वी माइनस माइनस वी नॉट डिवाइड बाई वी माइनस वी एस, तो क्या होगा वी प्लस वी नॉट अपन वी माइनस वी एस। ओके, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है देखो, देयर फॉर एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज मोर देन द ट्रू फ्रीक्वेंसी। ओके, यहाँ पे क्या होगी, जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो ज़्यादा रहेगी अभी ट्रू फ्रीक्वेंसी, क्योंकि नीचे तो निगेटिव वाला है ना, इसलिए नीचे सब्ट्रैक्शन हो रहा है इसलिए। केस 7 देखो क्या है, साउंड सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, दोनों अभी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ओके, पहले जो कंसिडर की उसके अपोजिट है, देखो ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, दोनों दूर जा रहे हैं, तो क्या हुआ, किसका साइन अलग है, देखो दोनों का भी साइन अभी निगेटिव नहीं, ऑब्जर्वर का साइन तो पॉजिटिव रहेगा, बट जो सोर्स है उसका साइन निगेटिव हो जाएगा। तो सोर्स का साइन निगेटिव मीन्स वी एस निगेटिव होगा, वी ओ पॉजिटिव होगा, इसलिए एन प्राइम इक्वल टू एन इंटू वी माइनस वी नॉट डिवाइड बाई वी माइनस माइनस ऑफ वी एस। ओके, तो क्या आएगा, एन प्राइम इक्वल टू एन इंटू वी माइनस वी नॉट डिवाइड बाई वी प्लस वी एस। ओके, तो ये क्या होगा, लेस देन ट्रू फ्रीक्वेंसी आएगा। सो हियर एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज लेस देन दी ट्रू फ्रीक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, एप्लीकेशन देखते हैं डॉपलर इफेक्ट के। ओके, कुछ ओके, तो इसमें क्या क्या ये एप्लीकेशन कहाँ यूज़ होते हैं, ये इन कैलकुलेटिंग द वेलोसिटीज ऑफ मूविंग एरोप्लेन्स एंड सबमरीन। जब भी सबमरीन या एरोप्लेन जब मूव करता है तो वहाँ पे भी ये यूज़ होता है। वहाँ पे क्या कौन से रडार सिग्नल्स यूज़ होते हैं, रडार आपने नाम सुना ही होगा, तो क्या रडार सिग्नल्स जो होते हैं आर सेंड टुवर्ड्स द मूविंग एरोप्लेन, वो एरोप्लेन की तरफ वो सेंड करते हैं एंड देन वो रिफ्लेक्ट होकर फिर से वापस रिटर्न आ जाते हैं। ओके, तो ये उस टाइम पे क्या है, बाय नोइंग द डिफरेंस इन एपरेंट फ्रीक्वेंसी एंड द ट्रू फ्रीक्वेंसी, तो वहाँ पे एपरेंट फ्रीक्वेंसी और ट्रू फ्रीक्वेंसी दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट करके हम वहाँ पे एरोप्लेन की स्पीड वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबमरीन के लिए भी यही चीज़ें होती है। ओके, इन एस्टिमेटिंग द स्पीड ऑफ डिस्टेंट स्टार्स एंड प्लैनेट्स, मतलब बहुत दूर जो स्टार है और प्लैनेट है उनका जो स्पीड है वो एस्टिमेट करना। ओके, उसको कैलकुलेट करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। कैसे, तो देखो जो लाइट है जो डिस्टेंस स्टार से आती है, हमें दूर जो कोई स्टार है उसको डिस्टेंस स्टार बोलते हैं। ओके, तो उसको एनालाइज किया जाता है बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, स्पेक्ट्रम उसका रहता है नो, इफ सोर्स जो है हमारा मतलब स्टार है वो अगर ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, मतलब हमारी तरफ आ रहा है, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंक्रीज है, तो वो टाइम पे जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होती रहती है। एंड जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम लाइन्स, वो क्या होता है, दूर दूर शिफ्ट होते जाते हैं। ओके, शॉर्टर वेवलेंथ की वजह से, दैट इज टुवर्ड्स ब्लू एंड कॉन्ट्ररी। ओके, when the star moves away from the observer the lines are shift towards the red, मतलब जब भी वो दूर दूर जाता है तभी, जब भी स्टार हमसे दूर जा रहा है तभी वो रेड एंड की तरफ शिफ्ट होते जाता है, अगर अगर हमारे पास आ रहा है तो वो ब्लू एंड की तरफ शिफ्ट होता है। थस बाय मेजरिंग द शिफ्ट वेलोसिटी ऑफ स्टार कैन बी कैलकुलेटेड, तो ऐसे ही हम शिफ्ट अगर मेज़र करें तो हम वेलोसिटी उसका मेज़र कर सकते हैं स्टार का। ओके, वो चीज़ रहती है स्पेक्ट्रम में। स्पेक्ट्रम जो रहता है हमारा जो वाइट गौर वाला जो स्पेक्ट्रम है, जो रेनबो में कैसे 7 कलर्स रहते हैं वैसा स्पेक्ट्रम। ओके, तो उसमें वो रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट में होता है। ओके, ब्लू की तरफ अगर वो शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो पास में आ रहा है, रेड की तरफ शिफ्ट कर रहा है मतलब वो दूर दूर जा रहा है। ओके, देन पोलिस यूज डॉपलर्स इफेक्ट ऑफ रेडियर वेव्स टू मेजर द स्पीड ऑफ कार्स ऑन द हाईवे पे जब स्पीड कार की स्पीड अगर मेजर करनी है तो वहाँ पे पुलिस जो रहते हैं वो डॉपलर इफेक्ट रडार का वो यूज़ करते हैं उस कार की स्पीड को मेजर करने के लिए। फ्लो मेजरमेंट को ये रहता है, देखो एकॉस्टिक डॉपलर वेलोसीमीटर इज़ यूज टू मेजर वेलोसिटी इन फ्लूइड फ्लो, तो जो कुछ फ्लूइड है वो फ्लो हो रहा है। ओके, तो उसका फ्लो का जो स्पीड है वो मेज़र करने के लिए वेलोसीमीटर करके है एकॉस्टिक। ओके, डॉपलर वेलोसीमीटर करके है। देखो यहाँ पे जो उसका इमेज दिखाया गया है। ओके, इसको यहाँ पे ये वाटर के अंदर यहाँ पे इंसर्ट किया जाता है। ओके, ये प्रोब, और इस तरह से वो कैलकुलेट किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी टूडेज लेक्चर। आई होप यू हैव क्लियर ऑल दिस थिंग्स अबाउट दी lecture. If you have any doubt you can ask. Thank you very much.